नमस्कार दोस्तों। तालिबान के शासन को अफ़गानिस्तान में 1 साल हो चुका है और इस 1 साल का मौका हुआ है तो इस पर सेलिब्रेशन नहीं हुआ, धमाका हुआ। काबुल में बुधवार की देर शाम नमाज के बाद एक मस्जिद में ज़बरदस्त धमाका हुआ और जो इसमें खबर है 30 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, 40 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। काबुल में नमाज के दौरान ये मस्जिद में धमाका हुआ और जो शाम के समय की नमाज होती है उसके बाद ये धमाका हुआ और इसे माना जा रहा है कि तालिबान के जो प्रतिद्वंदी हैं आईएस इस्लामिक स्टेट जो सीरिया में, इराक में, दूसरे देशों में सक्रिय है, ये धमाका उन्होंने किया है, उसके पीछे ही इनका हाथ बताया जा रहा है। काबुल के इमरजेंसी हॉस्पिटल ने ट्विटर पर लिखा कि एक 7 साल के बच्चे समेत कुल 27 घायल मरीजों को भर्ती कराया गया। 27 घायलों में से 3 की मौत हो चुकी है, 2 लोगों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया है। जबकि खबर यह है कि इसमें लगभग 30 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, जो लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स कल रात से अब तक आई हैं। और इस बारे में आपको बता दूं कि इंटरनेशनल मीडिया, बीबीसी जैसा मीडिया, वो ये लिखने की, ये दिखाने की कोशिश करता रहा है कि साहब देखिए यहाँ पर 1 साल के शासनकाल में भ्रष्टाचार कम हुआ है, हिंसा ख़त्म हुई है। लेकिन हकीकत बात यह है कि एक आतंकी संगठन का, तालिबान का राज है अफ़गानिस्तान में और दूसरा आतंकी संगठन इस बात से नाराज़ है और यहाँ पर धमाके करा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अफ़गानिस्तान की स्थिति क्या हो चुकी है। इस पूरे मुद्दे पर, अफ़गानिस्तान में तालिबान के शासन का 1 साल हो चुका है, इस पूरे मुद्दे पर हमने अपने एक विशेषज्ञ से बात की। देखिए, उस इंटरव्यू को देखने के बाद आपको सारी स्थिति का सही सही पता चल सकता है। नमस्कार। अफ़गानिस्तान में तालिबान के शासन को 1 साल हो चुका है। 1 साल पहले आपको याद होगा कि इन्हीं दिनों अफ़गानिस्तान में अफरा तफरी मची हुई थी। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे जिसमें लोग हवाई जहाज के पहियों पर लटक लटक कर देश से बाहर भागने के लिए बेताब थे। लेकिन ये चीजें कुछ दिन तक मीडिया के सामने रही और उसके बाद एकदम सब कुछ शांत सा हो गया, एक ठहराव सा आ गया और तालिबान का जो शासन है वो मुझे लगता है कि वहां के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। एक मजबूरी भी थी उनके सामने और जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसने भी तालिबान को, मुझे लगता है कि अप्रत्यक्ष रूप से मंजूरी दे दी है कि साहब इनके साथ ही हमें आगे चलना है। पिछले 1 साल के दौरान अफगानिस्तान में जो घटित हुआ है, दक्षिण एशिया और भारत के साथ जो भी घटनाक्रम चल रहा है या जो भी सिनेरियो बनकर उभर रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे रंजीत कुमार जी के साथ। हमारे साथ पहले भी जुड़ते रहे हैं, राजनयिक मामलों के एक्सपर्ट हैं, नवभारत टाइम्स में एडिटर रह चुके हैं। सर वेलकम। सर बताइए कि 1 साल में क्या हुआ है अफगानिस्तान में। देखिए, 1 साल पहले तालिबान के लोग जब काबुल की सत्ता पर विराजमान हुए, उस समय का दृश्य आपने पहले ही बता दिया है कि किस तरह विमानों से लटकते हुए लोग गिरते रहे और काबुल छोड़ करके भागने की कोशिश करते रहे। इसका मतलब साफ है कि तालिबान का इतना आतंक था, तालिबान से लोग इतने डरे हुए थे, तालिबान की, अफगानिस्तान की जनता तालिबान की दहशत से इतना घबराई हुई थी कि वह किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में अफगानिस्तान से बाहर चले जाना चाहते थे। तालिबान के बंदूक के आगे वे अपने को असहाय महसूस कर रहे थे और यही वजह है कि तालिबान के लोगों से डर करके अफगानिस्तान के लोग काबुल के हवाई अड्डे पर रातों रात हजारों की संख्या में इकट्ठे हो गए और वहाँ से हर उड़ते हुए विमान के पीछे वो दौड़ने जैसे लगे। यह दृश्य आज भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आंखों से ओझल नहीं हुआ है। अब वही तालिबान के लोग जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए थे, अंतर्राष्ट्रीय ब्लैकलिस्ट में शामिल किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र की एक काली सूची होती है आतंकवादियों की, जिनके अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पर रोक लगी होती है, जिनसे कोई संपर्क नहीं रखा जा सकता है। ऐसे ही आतंकवादी तालिबानी आज तालिबान की सरकार में विराजमान है, तालिबान के प्रधानमंत्री हैं, तालिबान के विदेश मंत्री हैं। ये सब कभी आतंकवादियों की सूची में होते थे और आज यही तालिबान की सरकार का संचालन कर रहे हैं। देखिए, जो लोग अब तक बंदूकों से खेलते थे, बंदूक लहराते नजर आते थे अफगानिस्तान की सड़कों पर, वे अचानक सरकार की कुर्सियों पर बैठने लगे हैं, सत्ता की कुर्सियों पर बैठने लगे हैं और सत्ता का संचालन करने लगे हैं। तो उन्हें प्रशासनिक अनुभव नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह बड़ी प्राचीन पुरातन विचारधारा लेकर के सरकार पर विराजमान हुए हैं। इस्लामी शरीयत कानून का
वह इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसे पूरे अफ़गानिस्तान पर लागू करना चाहते हैं। और इसी शरीयत कानून को लागू करते हुए 1 साल हो गए हैं, जिसके तहत अफ़गानिस्तान की औरतों को काफ़ी जलालत झेलनी पड़ी है। उन्हें अब घरों में फिर से बंद कर दिया गया है, उन्हें बुर्कों में कैद कर दिया गया है, उन्हें सड़कों पर निकलने नहीं दिया जाता है। सड़कों पर यदि निकलती हैं तो उन्हें पुरुषों के साथ निकलने को कहा जाता है। और यदि कोई शरीयत कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, औरतों को सरेआम कोड़ों से पीटा जाता है। लड़कियों को स्कूलों में जाना बंद कर दिया गया है, 10 साल से ऊपर की लड़कियों को, और हर तरह की रोक लगा दी गई है। तो इस तरह का समाज तालिबान जो फिर से खड़ा करना चाहता है, जो 90 के दशक में 1996 से 2001 तक के शासनकाल, जो पहला शासनकाल था तालिबान का, उस दौरान जिस तरह की व्यवस्था तालिबान ने वहाँ लागू की थी, फिर से वही शासन व्यवस्था अफ़गानिस्तान में लागू की जा रही है, फिर से वही समाज बहाल किया जा रहा है। तो यह जो माहौल बना है, तालिबान ने जिस तरह से मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, जिस तरह से महिलाओं के अधिकारों का हनन किया है, जिस तरह से तालिबान की लड़कियों का समाज से बाहर करके रख दिया है, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे काफ़ी अन्यथा लिया है, इसे स्वीकार नहीं किया है। और यही वजह है कि तालिबान को अब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता नहीं मिली है। दुनिया का एक भी देश तालिबान को अब तक मान्यता देने से बचा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान और उसके जो हर मौसम का साथी चीन है, उसने भी तालिबान को औपचारिक मान्यता नहीं दी है। तालिबान के साथ लोग इंगेज करके ज़रूर अपने को रखे हुए हैं, लेकिन मान्यता प्रदान करने से हिचक रहे हैं, क्योंकि तालिबान की दुनिया भर में थू-थू हो रही है, उसकी छीछालेदर हो रही है, क्योंकि तालिबान के शासक जिस हथकंडे से अपना शासन चला रहे हैं, वो काफ़ी क्रूर माना जाता है, काफ़ी क्रूर तरीके से। एक मिनट सर, मैं आपको टोकता हूँ, लेकिन सर आपने ये तो कहा कि मान्यता नहीं दी। चलिए सर, ऑन पेपर हमें नहीं लगता कि मान्यता दी गई है, लेकिन सर कोई विरोध भी कुछ नहीं है, कोई बस ये मान के कि ये अफगानिस्तान का अपना पर्सनल मामला है, सब लोग खामोश भी तो है, कोई कुछ कर भी तो नहीं रहा इसमें। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बेबस है। आतंक के आगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने घुटने टेक दिए हैं। अमेरिका और जो उसके साथी नाटो देश थे, उनकी संयुक्त जो सेना थी, उसके आगे, तालिबान की बंदूक के आगे सभी घुटने टेकने को मजबूर हुए। ये दुनिया ने दिखा दिया है। जिस तरह से पिछले साल 15 अगस्त की रात को अमेरिका के सैनिक रातों रात सारे साज सामान लेकर के अफ़गानिस्तान से भाग खड़े हुए, वो काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात थी। अमेरिका जैसी ताकत के लिए शर्मिंदगी वाली बात। कैसे आतंकवादियों के आगे अमेरिका की सेना ने घुटने टेक दिए। तो ये जो हाल बना, और इन्हीं आतंकवादियों को जिस तरह से तालिबान की सत्ता पर बैठते हुए दुनिया ने देखा है, वह एक सच्चाई है। अब उसे इनकार नहीं किया जा सकता। तालिबान के जो आतंकवादी शासक हैं, उन्हें वहाँ से बेदखल नहीं किया जा सकता। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि तालिबान में घोर मानवीय त्रासदी की स्थिति पैदा हो गई है। वहाँ पर लोग खाने के लाले पड़ रहे हैं, लोगों को खाने पीने के सामान नहीं मिल रहे हैं। बाज़ार में जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, एसेंशियल आइटम्स होते हैं, उनकी भारी कमी पैदा हो गई है। लोगों के पास इतनी आय नहीं है। ये तो एक इंटरनल मैटर है। चलिए, हमने माना कि अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक, सामरिक, सारी तरह की डील्स इस समय पूरे वर्ल्ड ने कट ऑफ कर ली है, लेकिन अफगानिस्तान जैसे भी सर्वाइव कर रहा है, अपने दम पर कर रहा है। लेकिन सर, मैंने इस पर जब आपसे बात करने से पहले मैंने इसमें मीडिया, क्योंकि कोई भी किसी भी चीज की जो सही स्थिति होती है, जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग होती है, उसी से ही चीजें सामने आती हैं। आपसे बात करने से पहले मैंने जब मीडिया पर तालिबान शासन का 1 साल सर्च किया, तो उसमें मुझे सबसे ऊपर एक बीबीसी की रिपोर्ट आई नजर, और बीबीसी की रिपोर्ट मैंने जो पढ़ी, उसका ये कहना है कि तालिबान का जो पिछला 1 साल का शासन है, यहाँ पर कोई युद्ध नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार में जबरदस्त कमी आई है, और इसके अलावा कहने के लिए कहा जा रहा है कि महिलाओं को जो है घर से नहीं निकलने दिया जा रहा। लेकिन एक यूट्यूबर है, उस लड़की का नाम मैं भूल गया, जो वीडियो बनाती है, वो खुलेआम वीडियो बना रही है, तालिबान नेताओं के इंटरव्यू ले रही है। तो बीबीसी और दूसरा जो मीडिया है, वो तो सर बता रहा है कि तालिबान के शासन आने के बाद अफगानिस्तान में स्थितियां सुधरी हैं, और ये वो तालिबान नहीं है जो 90s में हुआ करता था। नहीं, देखिए, अफगानिस्तान में हिंसा का माहौल, हिंसा की वारदातें जरूर कम हुई है, लेकिन तनाव का माहौल बना हुआ है। जो मौजूदा तालिबान शासक हैं, इनके खिलाफ कई गुट सक्रिय हो चुके हैं। जैसे सबसे बड़ा गुट वहाँ इस्लामिक स्टेट का गुट है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस
के नाम से जो आतंकवादी गुट उभर चुका है, वो तालिबान के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। तालिबान के कई नेताओं की उसने हत्या की है, अफगानिस्तान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं, अफगानिस्तान की मस्जिदों पर हमले करके इस्लामिक स्टेट के लोगों ने अपनी मौजूदगी का एहसास सारी दुनिया को कराया है, जिससे तालिबान भी दहशत में आ गए हैं। और तालिबान की सबसे बड़ी चिंता इस्लामिक स्टेट की चुनौती से निपटने की है। देखिए, अभी आपने कहा कि आतंकवादी संगठन की सबसे बड़ी चुनौती है कि दूसरे आतंकवादी संगठन से कैसे निपटा जाए। यही एक बड़ी विडंबना है कि एक आतंकवादी को दूसरे आतंकवादी संगठन से बड़ी भारी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, और उसके अपने अस्तित्व को बचाए रखने का एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। तालिबान के सामने इस्लामिक स्टेट एक बड़ी चुनौती बनकर के सामने आया है। तो तालिबान के लोग चैन की नींद ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अफगानिस्तान की सड़कों पर अभी भी तनाव का माहौल है। अफगानिस्तान के जो जो दूर दराज के इलाके हैं उन पर कई इस्लामिक स्टेट तो सीरिया और उधर ज्यादा उसका वो है, यहाँ पर तो छिटपुट हमले वगैरह कर सकता है। ऐसा तो संभव नहीं है कि तालिबान को खत्म करके इस्लामिक स्टेट यहाँ ISIS यहाँ पर कब्जा कर लेगा। ऐसा तो संभव नहीं है, मुझे लगता नहीं है। इराक और सीरिया से हट करके इस्लामिक स्टेट के कुछ तत्व अफगानिस्तान आकर के बस गए। 2015 में उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिया और एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर चुके। यही वजह है कि इस्लामिक स्टेट के लोग बड़े आतंकवादी हमले करने में कामयाब हो रहे हैं। और अभी देखिए, कई आतंकवादी हमले हुए हैं जिनके पीछे इस्लामिक स्टेट का हाथ बताया जाता है। और जो तालिबान के शासक हैं, उनका सबसे पहला फोकस ये है कि इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों से कैसे निपटें। वो इस्लामिक स्टेट के जो समर्थक हैं उन्हें खोज करके उन्हें गोलियों से उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। घरों घरों में उनकी खोज की जाती है, इस्लामिक स्टेट का कौन समर्थक है। लेकिन एक बड़े इलाके पर इस्लामिक स्टेट का प्रभुत्व बताया जाता है, और इस्लामिक स्टेट के जो जिहादी हैं वे कई जगह हावी हो रहे हैं सुरक्षा बलों पर। अब जो तालिबान के जो लड़ाके हैं, जो तालिबान के जो सुरक्षा बल हैं, उन पर हावी हो रहे हैं। तो तालिबान के लिए बड़ी चुनौती बन के पैदा हुए हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में बताइए सर, कि भारत ने पहले वहां दूतावास बंद कर दिया था उस समय, शायद बाद में उसे चालू भी किया गया। अब क्या स्थिति है वहां की जो एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी की? देखिए, जो यथार्थ है अफगानिस्तान का, जो सच्चाई है अफगानिस्तान का, कि वहाँ पर तालिबान के शासक शासन चला रहे हैं। तालिबान के जो आतंकवादी थे, जिन्हें आतंकवादी कहा जाता था, वे अब सरकार में मंत्री बन चुके हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्लैकलिस्ट किया गया था, संयुक्त राष्ट्र ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ था। वे सभी तालिबान के मंत्रिमंडल में मंत्री बन करके शासन कर रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि जिस अफगानिस्तान के साथ भारत ने संबंध बनाए, जिस अफगानिस्तान की जनता के लिए भारत ने अनेक राहत और विकास कार्य किए, उनके विकास के लिए, उनके सर्वांगीण उत्थान के लिए जो जिस तरह के कई तरह के कार्यक्रम किए, जिन पर भारत ने $3 अरब से अधिक के खर्च किए, उस अफगानिस्तान के लोगों को भारत कैसे छोड़ दे। भारत के लिए बड़ी समस्या थी कि इस तालिबान के रहते हुए अफगानिस्तान की जनता के साथ, जो आम जनता है, उसके साथ कैसे तालमेल बनाए रखें, कैसे संबंध बनाए। देखिए, उन्हीं भूख का सामना कर रही अफगानिस्तान की जनता के लिए भारत ने 50,000 टन गेहूं की सप्लाई की, जिससे वह अफगानिस्तान की जनता को काफ़ी राहत मिली है। अब भारत वहाँ पर दवाइयों की सप्लाई कर रहा है, मुफ्त में दवाइयाँ भेज रहा है, ताकि अफगानिस्तान की जनता घोर समस्या से, घोर संकट के दौर से बच सके। तो अफगानिस्तान की जनता को हर तरह की मदद भारत ने दी है, और तालिबान अब इसकी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि जो काम तालिबान को करना चाहिए था, वो काम भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोग कर रहे हैं। तो तालिबान की जिम्मेदारी आतंकवादियों को सपोर्ट करना हुआ सर। जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उन्हें आतंकवादी माना गया है, और मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था कि जो स्नाइपर होते हैं, जो निशाना लगाने वाले, वो उन्हें सरकारी नौकरी दे दी उन्होंने। हर जगह छोटी मोटी पोस्ट पर सब जगह आतंकवादी और इन सबको पोस्ट कर दिया गया है। तो अब वहां पे अगर आप सहायता कर रहे हैं, और वहां की जनता को ही भले ही आप सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप तो अफगानिस्तान की ही सहायता कर रहे हैं सर। ये स्टैंड क्या है, क्यों कर रहा है भारत ऐसा? देखिए, भारत का स्टैंड है कि हम अफगानिस्तान की जनता के साथ हैं। अफगानिस्तान की जनता को संकट के दौर से बचाने की कोशिश हमारी है। अफगानिस्तान की जनता को समस्याओं से बचाने की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की है, क्योंकि जो तालिबान के शासक हैं, जो आतंकवादी पहले कहे जाते थे, वे शासन चलाने लायक नहीं है, वे शासन चलाना नहीं जानते।
वो अर्थव्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं। पर अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। वहाँ के बाजार की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरह टूट चुकी है। वहाँ पर जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं, जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उनकी सप्लाई का बहुत बड़ी समस्या, जो जो जिसका जो प्रबंध समुचित तरीके से किया जाना चाहिए था, तालिबान के शासक नहीं कर पा रहे हैं। तो तालिबान की मौजूदगी में जो अफगानिस्तान के जो आम लोग हैं वे काफ़ी अपने को त्रस्त महसूस कर रहे हैं। तो उन्हें इस संकट से बचाने के लिए ज़रूरी था कि भारत और दूसरे देश भी मदद कर रहे हैं, भारत ने भी काफ़ी मदद की है। तो उस मदद के लिए, अफगानिस्तान की जनता की मदद के लिए भारत जैसे देश आगे आए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आंखें मूंद करके नहीं बैठ सकता कि तालिबान कुछ नहीं कर रहा है तो अफगानिस्तान की जनता को यूं ही मरने छोड़ दिया जाए, यूं ही परेशान होते रहने दिया जाए। तो यह भारत के अफगानिस्तान साथ मानवीय मदद के लिए होती है कि भारत को हमेशा ये लगता रहा है कि पाकिस्तान के उस हिस्से में, पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर है, उस हिस्से में हमारा दबदबा रहे, और भारत का एक बड़ा सपोर्टर अफगानिस्तान रहा है। भारत ने उन्हें यहाँ पर क्रिकेट टीम का, टेस्ट टीम का दर्जा दिलवा दिया, उनके लिए एक स्टेडियम देहरादून में दे दिया गया, उनके क्रिकेटर हमारे यहाँ आईपीएल में खेलते हैं। तो भारत तो कोशिश कर रहा है, लेकिन सर जब इन सब कोशिशों के बावजूद भी अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया, तो सर अब भारत केवल वहां की जनता के लिए सोचे या अपने दूर के हितों को सोचे? सर देखिए, भारत के जो दूर के हित हैं उसी के मद्देनजर भारत ने अफगानिस्तान की जनता को समर्थन प्रदान किया है, सहायता दी है, कई तरह की सहायता मदद पहुंचाई है अफगानिस्तान की जनता को। अब तालिबान के लोग भी समझ रहे हैं कि अब भारत ने अब उनकी अफगानिस्तान की जनता के लिए बहुत कुछ किया है और उसकी सराहना भी कर रहे हैं। देखिए, जो सच्चाई है कि तालिबान वहाँ पर शासन कर रहा है। तालिबान के साथ अप्रत्यक्ष तौर पर किसी तरीके से भारत को संबंध बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि तालिबान के साथ जिस तरह से चीन और पाकिस्तान की सरकारें रिश्ता बनाने में सफल हुई है, कामयाब तालिबान के साथ उनके गहरे रिश्ते बन चुके हैं। तो ऐसी हालत में भारत अपने को अलग थलग करके वहाँ नहीं रख सकता। भारत को भी तालिबान के साथ एक संबंध बनाना पड़ेगा। तालिबान के साथ रिश्ते तो नहीं है। पाकिस्तान ने तो शुरू में कहा था कि हमारा तालिबान से कोई मतलब नहीं है, जबकि खबरें आई थी कि सारे तालिबान पाकिस्तान से ट्रेंड होके आए हैं। देखिए, तालिबान को तो पाकिस्तान ने ही खड़ा किया, उसे पाला पोसा, उसे बढ़ाया और आज इस लायक बनाया कि वो तालिबान पर, अफगानिस्तान पर शासन कर सकें। तो तालिबान को खड़ा करने में, तालिबान को पैदा करने में, तालिबान को मौजूदा स्थिति में लाने में पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका है। और पाकिस्तान की शुरू से यह रणनीति रही है कि अफगानिस्तान पर जनतांत्रिक शासन को हटा करके एक इस्लामिक शरीयत वाले शासकों को वहाँ बैठाया जाए। तो तालिबान पाकिस्तान की एक रणनीति का बहुत बड़ा कदम कहा जा सकता है, बहुत बड़ा हिस्सा कहा जा सकता है कि तालिबान को पाकिस्तान की मदद से ही बैठाया गया। और तालिबान को अमेरिका से मुकाबला करने में जिस तरह पाकिस्तान ने मदद दी है, चोरी छिपे जिस तरह से हर तरह की सुविधाएं प्रदान की है, उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूमिका है। तालिबान जो इतना ताकतवर बन सका उसमें पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है। तो पाकिस्तान के तालिबान से गहरे संबंध हैं और पाकिस्तान की यह समर नीति रही है, रणनीति रही है कि तालिबान को अफगानिस्तान का शासक बनाया जाए, अफगानिस्तान की सत्ता सौंप दी जाए। अच्छा सर, इसमें जब पिछले साल घटनाक्रम सारा चल रहा था तो उस समय कुछ खबरें ये भी आई थी कि भारत ने तालिबान से संपर्क करने की कोशिश की है, जब तक इनका कब्जा भी नहीं हुआ था। और ये कहा गया था कि एस जयशंकर या जो हमारे विदेश मंत्रालय के टॉप लेवल के अधिकारी हैं वो दोहा, कतर वगैरह में उनसे कहीं उनकी गुप्त मुलाकात हुई है। इन खबरों के बारे में फिर बाद में कुछ आया नहीं निकल के सामने। क्या भारत का इस पे क्या रहा था, उस समय क्या हुई थी बात? देखिए, तालिबान के साथ अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिनिधि बात कर रहे थे, एक समझौता वार्ता चल रही थी। इस आशा के प्रयास चल रहे थे कि तालिबान को किस तरह से वापस अगर लाया जाता है तो अफगानिस्तान में किस तरह का शासन वो प्रदान करेंगे, अफगानिस्तान की जनता के लिए वो किस तरह की नीतियाँ लाएंगे, अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए, खास करके बालिकाओं के लिए किस तरह की नीतियाँ वो पेश करेंगे, किस तरह का शासन चलाएंगे। तो इस पर, इन सभी मुद्दों पर अफगानिस्तान के तालिबान नेताओं से अमेरिका और पश्चिमी देशों की बातचीत चल रही थी। कतर की राजधानी दोहा में उनके साथ लंबे दौर की वार्ताएं हुई। तो इस दौरान जब भारत ने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान के लोगों से तालमेल बैठा रहा है तो भारत उसमें पीछे नहीं रह सकता था। देखिए, अफगानिस्तान
से भारत अपने को अलग करके नहीं रख सकता, क्योंकि मध्य एशिया के देशों के साथ जो रिश्ते बनते हैं वो अफगानिस्तान की उसमें अहम भूमिका होती है। अफगानिस्तान के रास्ते ही मध्य एशिया हम पहुँच सकते हैं। तो अफगानिस्तान को नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते, चाहे अफगानिस्तान पर कोई भी शासक बैठा हो, उसके साथ अंततः तालमेल बैठाना ही पड़ेगा। ये भारत की मजबूरी है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ही ऐसा करता है। भारत के व्यापारिक रिश्ते अफगानिस्तान के लिए के साथ कैसे चल रहे हैं? वहां से ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐसी बहुत सारी चीजें आती थी, क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट अभी चल रहा है अफगानिस्तान के साथ? देखिए, ये फिर बहाल हो गया है। तालिबान ने इसमें पहल की है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की धरती से होकर के भारत तक अपने निर्यात करना शुरू कर दिया है। जो ड्राई फ्रूट्स और जो दूसरे कृषि उत्पाद हैं वह भारत पहुंचाए जा रहे हैं, पाकिस्तान की धरती के जरिए ही पहुंचाए जा रहे हैं। और भारत ने अफगानिस्तान को जो 50,000 टन गेहूं की सप्लाई की, वो पाकिस्तान की धरती के जरिए ही सप्लाई की है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो व्यापारिक रिश्ते थे वो बहाल हो चुके हैं। कुछ महीनों तक ज़रूर उसमें बाधा आई थी, लेकिन अफगानिस्तान की जनता के लिए, अफगानिस्तान के आर्थिक और व्यापारिक हितों के मद्देनज़र तालिबान ने यह फैसला लिया कि भारत के साथ रिश्ते बनाए रखना जरूरी है, और भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बना करके ही अफगानिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार था अफगानिस्तान के उत्पादों के लिए। तो तालिबान ने खुद यह पहल की कि भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते विकसित किए जाएं, और भारत ने उसका स्वागत किया। अच्छा सर, अभी जैसे कई बॉडी हैं, सार्क आसियान देश हैं, जिसमें साउथ एशियन रीजन के कंट्रीज हैं, उनमें अफगानिस्तान का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो रहा है? देखिए, अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व तो दुनिया के किसी भी संगठन में नहीं हो रहा है। अफगानिस्तान के जो तालिबान शासक हैं उन्हें राजनयिक मान्यता नहीं मिली है। जब तक तालिबान शासकों को राजनयिक मान्यता नहीं मिल जाती है, उन्हें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया जा सकता है। अफगानिस्तान के तालिबान शासकों को अभी तक पाकिस्तान और जब चीन ने भी जब मान्यता नहीं दी है, तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भाग कैसे लेने दिया जा सकता है? यह मुमकिन ही नहीं है। तो सार्क और एससीओ और कर रहे हैं सर जी, तालिबान भी तो प्रयास कर रहे होंगे ना कि हमें मान्यता दो। तालिबान की पूरी कोशिश है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिले, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कहना है कि जब तक अपने देश में मानवाधिकारों की रक्षा नहीं करोगे, महिलाओं के हितों की रक्षा नहीं करोगे, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा नहीं करोगे, उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा नहीं दोगे, उन्हें उनका हक नहीं प्रदान करोगे, तब तक आपको एक सभ्य समाज के तौर पर आपकी मान्यता नहीं दी जा सकती, आपको मान्यता नहीं मिलेगी। और तालिबान अब तक अपने इस्लामिक शरीयत कानून के अनुसार ही चलने की कोशिश करता रहा है, और उसकी ये शर्त रही है कि वो इस्लामिक शरीयत कानून के अनुसार ही अपने देश का शासन चलाएगा। यही वजह है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान शासक हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल नहीं कर पाए हैं। अच्छा सर, मैंने आपसे पहले भी एक सवाल पूछा था कि इंडियन एम्बेसी की वहां पर क्या स्थिति है? तालिबान के जो लड़ाके हैं वो अफगानिस्तान में जब अपनी सरकार स्थापित कर चुके थे, उस समय आतंक का माहौल था, अफरा तफरी का माहौल था, लोग अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे थे। वैसे में भारत ने भी अपने दूतावास का काम स्थगित करने का फैसला किया, दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया। लेकिन जब माहौल वहाँ बेहतर होने लगा, हिंसा का माहौल थोड़ा घटने लगा और अब तालिबान से थोड़े रिश्ते, तालमेल का रिश्ता जो बनने लगा, तो भारत ने अफगानिस्तान में अपने दूतावास को फिर से बहाल कर दिया और एक निदेशक, डायरेक्टर लेवल के एक राजनयिक को वहाँ पर उसकी पोस्टिंग की है। तो अप्रत्यक्ष तौर पर भारत ने तालिबान के साथ तालमेल का रिश्ता बना लिया है, लेकिन राजनयिक मान्यता देने की बात बहुत दूर है। भारत ने अपने दूतावास वहाँ इसलिए खोला है कि अफगानिस्तान में जो राहत कार्य हैं, जो सहायता कार्य हैं, जो मानवीय सहायता कार्य हैं, उनका संचालन भारत के अधिकारी आसानी से कर सकें, तालिबान के जो अधिकारी हैं उनका सहयोग ले सकें और उनकी मदद से अफगानिस्तान की जनता को राहत पहुंचा सकें। भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। वहाँ पे सर बहुत उस समय आपको याद होगा कि जब 1 साल पहले की बात है, बहुत भारी संख्या में सिख लोग वहां से बहुत आए थे। अभी क्या स्थिति है वहां पर? सिख लोग या भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वहां पर रहते हैं, वो वहीं पर रह रहे हैं, आने के लिए इच्छुक हैं? क्या इस बारे में खबरें हैं? देखिए, अफगानिस्तान में सिखों की काफ़ी आबादी होती थी, जो धीरे धीरे करके वहाँ से पलायन करते गए, सभी अफगानिस्तान छोड़ करके भारत आ गए। अभी भी कुछ संख्या में, कुछ मामूली संख्या में ही अब सिख वहाँ रहने लगे हैं, लेकिन वो भी छोड़कर भागना चाहते हैं। लेकिन कुछ सिख जो वहाँ गुरुद्वारों की
गुरुद्वारों में रहते हैं, उनकी रक्षा के लिए वहाँ मौजूद रहना चाहते हैं, उनके बचाव के लिए, उनकी रक्षा के लिए वहाँ पर अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहते हैं, तो वो सिर्फ अफ़गानिस्तान छोड़कर नहीं आ सकते। लेकिन जो आम सिख हैं वो किसी न किसी तरह अफ़गानिस्तान छोड़ करके भारत पहुँच चुके हैं, जिन्हें भारत में शरण दी गई है। तो अफ़गानिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जो बुरा बर्ताव पहले होता था वो तालिबान के शासन में और उग्र हो गया। तो यही वजह है कि अफ़गानिस्तान के जो अल्पसंख्यक सिख हैं वो अफ़गानिस्तान छोड़ करके भारत पलायन कर चुके हैं। देखते हैं सर आगे क्या होता है। आपसे हम इस बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि अफगानिस्तान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, और जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो केवल वहां की जो जनता है उसको केवल सरवाइव वो किसी तरह से कर ले, उन्हें खाना पीना मिलता रहे, इसकी चिंता कर रही है। बाकी राजनयिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर तो अफगानिस्तान के लिए कुछ हो नहीं रहा है। देखिए, तालिबान के लिए आने वाले दिन काफ़ी संकट भरे होंगे, क्योंकि तालिबान को अंदर और बाहर दोनों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अफ़गानिस्तान में तालिबान के विरोध में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट का गठन हो चुका है। इसके लड़ाके तालिबान के खिलाफ बड़े हमले कर रहे हैं। ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट के जो नेता हैं वो अफ़गानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति होते थे अब्दुल्ला सालेह, अफ़गान रेजिस्टेंस फ्रंट की अगुवाई कर रहे हैं। तो इनकी अगुवाई में जो विरोधी आंदोलन चल रहा है तालिबान के खिलाफ वो काफ़ी सशक्त हो सकता है, काफ़ी ताकतवर हो सकता है। अब तालिबान की सबसे बड़ी चिंता यह है कि रेजिस्टेंस फ्रंट के नेताओं को किस तरह से काबू में किया जाए। और जो पहली चुनौती जो मैंने पहले जिक्र किया था, इस्लामिक स्टेट की चुनौती है, तो इन दोनों चुनौतियों से निपटना तालिबान के लिए एक बड़ी समस्या है। और तालिबान जब तक इन दोनों चुनौतियों से नहीं निपट सकेगा वह चैन की नींद नहीं ले सकेगा। अफ़गानिस्तान में तब तक राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता नहीं आ पाएगी जब तक तालिबान एक छत्र राज पूरे देश पर स्थापित नहीं कर लेगा। तालिबान का इस समय छत्र राज पूरे देश पर नहीं है। आपसे फिर बात होगी सर इसमें। आज काफी लंबी चर्चा हो गई इस मुद्दे पर, और 1 साल हुआ है तालिबान के शासन का, तो ये सब चीजें जानना भी जरूरी था। आपने हमारे कार्यक्रम में आकर हमें ये जो जानकारी दी है उसके लिए धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी सर। नमस्कार। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.